जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के आपको पता है कि डेलीगेशन इस वक्त पूरी दुनिया में है और उन डेलीगेशंस का काम यही है कि वो बताएं भारत का मुकदमा। इसी सिलसिले में फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं एम जे अकबर साहब, बड़ी किताबें में लिखी हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के पढ़े लिखे इंसान हैं। वन ऑफ माय फेवरेट, मैं अक्सर उनको कोट किया करता हूँ एम जे अकबर को कि इन वन ऑफ द स्पीचेस ही सेड के Indian Muslims are the only Muslims who saw uninterrupted democratic era in the Muslim world among all the 57 countries. आज कल उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात की है। उन्होंने बड़ी पाकिस्तानियों को चुभने वाली तकलीफ दे बात की है। उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान पैदा हुआ था वायलेंस के अंदर। पाकिस्तान वॉज बॉर्न इन वायलेंस। ये कोई पॉपुलर मूवमेंट नहीं है। अब ये उनका मुकदमा सुन लें पहले। इट वॉज बॉर्न जब कलकत्ता की किलिंग हुई थी 1940, इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग कहते हैं। और कहते हैं 1946 में पाकिस्तान पैदा हुआ था एंड 1971 में पाकिस्तान फौत हो गया था जब ढाका की किलिंग हुई। लेकिन वो कह रहे हैं जब से पाकिस्तान की डेथ हुई है, इसने अपनी वायलेंस की पॉलिसी नहीं छोड़ी। और उसकी रूलिंग क्लास यानी कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंड फौज ये जो सारे हैं, ये इनकी एलीट का हिस्सा बन चुका है, ये इनके जीन्स का हिस्सा। बेसिकली वो टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान को। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं और फिर उसके ऊपर बात करते हैं मजीद। Generations here who remember the era of Hitler. This is the return of that era, and we are witnessing it with our own eyes. But unless we understand it ourselves and explain it to others, we will have failed those who gave their lives in Pahalgam. We have all mentioned Pakistan's commitment literally to terrorism, but what is this ideology and where does it begin? I will be brief because my colleagues have already said what there is to say and with great energy. But briefly I will tell you that Pakistan was born in violence. It was not born through a popular movement. It was born after the great Calcutta killing of 1946. And it died in 1971 after the great Dhaka killing. And despite its death, it has not withdrawn from its commitment and its policy of violence, because for the ruling class and for its... अब जरा इनसे पूछिए, अगर पाकिस्तान की डेथ हो गई है तो भारत ने ये डेलीगेशन 60 मेंबर्स का दुनिया में क्यों भेजा हुआ है? अगर पाकिस्तान की डेथ हो गई है तो पाकिस्तान भारत की फौज सारा टाइम किससे लड़ती रहती है? अगर पाकिस्तान की डेथ हो गई है तो सारा टाइम नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान के बारे में क्या बातें करते रहते हैं? और जिन लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा सा अगर बता दूं, ये जो ग्रेट कोलकाता किलिंग की बात कर रहे हैं, ये जो ग्रेट कोलकाता राइट भी बोला जाता है और इसे डायरेक्ट एक्शन डे राइट्स भी बोला जाता है। ये कहा जाता है कि एक कम्युनल वायलेंस था हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान हुआ 16 अगस्त से लेके 19 अगस्त 1946। और कहा जाता है कि दैट वाज वन ऑफ दी टर्निंग पॉइंट जो कि भारत की पार्टीशन के हवाले से आया, क्योंकि रिलीजियस डिवीजन साबित हो चुकी थी। ठीक है जी। और इसमें ये चीज पता चल चुकी थी, जो इसका ये जो राइट्स हुए उसकी वजह से ये साबित हो गया कि देयर इज ए टू नेशन थ्योरी, जो कि जना साहब बात कर रहे थे। गांधी साहब अपना पीस मिशन लेके बैठे हुए थे, लेकिन इसके बाद जो पार्टीशन है वो तेज हो गई इसकी वजह से। लेकिन टू नेशन थ्योरी जो है कि जो मुस्लिम्स कैन नॉट को एग्जिस्ट विद हिंदूज, ये उसकी बात कर रहे हैं। अब देखें, ये जो इसका बैकग्राउंड था ना, अगर इसको समझें कि ये जो डायरेक्ट एक्शन डे का जिना ने कहा कि डिक्लेयर किया कि अगस्त 16 जो है दैट इज ए डायरेक्ट एक्शन डे, अ मास प्रोटेस्ट, एक बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होगा पाकिस्तान की डिमांड के लिए। और उस वक्त मुस्लिम लीग की जो गवर्नमेंट बंगाल में थी, उसके जो चीफ मिनिस्टर थे हुसैन शहीद सरवर्दी, उन्होंने इसको पब्लिक हॉलीडे कर दिया, जिसको बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि इसका मतलब है कि ये मॉब मोबिलाइजेशन होगी बड़े पैमाने। एंड देन अगर आप देखें कि 16 अगस्त से 19 अगस्त तक ये हालात खराब रहे, तो ये कहा जाता है कि ये जो प्रोसेशन जितने भी थे वायलेंट हो गए, प्रोवोकेटिव स्पीचेस हुई, मुसलमानों और हिंदुओं की आपस में लड़ाइयाँ हुई, और मुसलमानों ने अटैक किए, फिर हिंदुओं ने कहा जाता है रिटेलिएट किया। दिस इज व्हाट एंड वाइस वर्सा। कई लोगों का कहना है कि हिंदुओं ने मॉब अटैक की और मुसलमानों ने रिटेलिएट किया। फिर ये है कि इसका नुकसान ये हुआ कि मस्जिदें, टेम्पल लूट लिए गए, जला दिए गए, खवातीन को टारगेट किया गया,
स्ट्रीट जो है वो उसमें वायलेंस था, पेट्रोल पंप्स, पता नहीं क्या क्या तरीका जो है उस वक्त इस्तेमाल किया गया। और ये एक चीज है, लेकिन इसमें कहा जाता है कि 4,000 से ज्यादा, 4, 5, 6 हजार बंदा इसमें मारा गया था। बहुत सारे लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए, और ये बिहार, पंजाब और इन इलाकों के अंदर काफी ज्यादा इसका था। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लार्जली जो जिसका जिक्र कर रहे हैं एमजे अकबर साहब, कहते हैं जी मुस्लिम लीग के ऊपर आती, क्योंकि उसने वायलेंस इंसाइट किया स्पीचेस के जरिए। और कहा जाता है कि जो हिंदू महासभा था और जो आरएसएस थी, उसने आगे से रिटेलिएट अटैक किए। और कई लोगों का कहना यह है कि मुसलमान बाहर निकले तो हिंदू महासभा ने जो है वो वैसे ही कहा कि हम इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। सो ब्रिटिश जो थे वो भी उन्होंने वैसे ही डिवाइड एंड रूल चलाते थे, मुसलमानों हिंदुओं को इस तरह करते रहते थे। और बंगाल की गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया गया। सो ये आप देखें कि ये कहा जाता है कि दैट वाज वन ऑफ द डेडलीस्ट कम्युनल राइट्स हुए थे उस वक्त, जिसकी वजह से फिर पार्टीशन हुई। तो वो जो एमजे अकबर साहब बात कर रहे हैं ना, वो यही बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तो पैदाइश ही वहां पे होती है, पाकिस्तान तो पैदा ही वहां पे हुआ, और पाकिस्तान की तो जड़ों में वायलेंस है। अब ये माइंडसेट जरा समझे, मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझाया। माइंडसेट क्या है? द माइंडसेट इज दैट इंडियंस डू नॉट कंसीडर पाकिस्तान स्टेट, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। ये मैं आपको पहले भी इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है उसको माना ही नहीं जाता, दे डू नॉट कंसीडर। और अगले दिन बल्कि मैं हमारे एक एम्बेसडर साहब से मैं बात कर रहा था, एजाज साहब से, तो डिस्कशन हुई हमारी, तो इसी क्वेश्चन के ऊपर हम बैक एंड फोर्थ चल रहा था कि जी पाकिस्तान का जो टू नेशन थ्योरी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान हुआ कि जी मुसलमान एंड हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते, उसके बाद क्या हुआ कि जो 1971 जिसका एमजे अकबर साहब जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो आपको याद हो इंदिरा गांधी ने कहा था द टू नेशन थ्योरी वाज ड्राउन्ड इन द बे ऑफ बंगाल, हमने बहा दी, खत्म कर दी टू नेशन थ्योरी। मुसलमान क्या कहते हैं? मुसलमान ये कहते हैं कि जो 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ था और पाकिस्तान अलहदा हुआ, उसकी बहुत सारी लॉजिक हैं, रीजंस हैं। एक रीजन ये भी है कि जी रिसोर्सेज नहीं दिए गए, आइडेंटिटी का मसला बन गया था, बंगाली आइडेंटिटी का मसला बन गया, लैंग्वेज का मसला बन गया, रिसोर्सेज नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं की जा रही थी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड देन अलहदा हो गए। अगर अलहदा हो गए तो कई लोगों का ये भी कहना है कि एट द सेम टाइम there is not one identity that connects people, so it was not a Muslim identity that connects people, there are multiple identities जो connect करती हैं, लेकिन सेंट्रल थीम तो मुसलमान था। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या बांग्लादेश आजाद होने के बाद एक मुसलमान स्टेट रहा या ना रहा? अगर तो बांग्लादेश पाकिस्तान से भी आजादी के बाद एक इंडिपेंडेंट आजाद मुसलमान रियासत बन गई, तो फिर तो टू नेशन थ्योरी एग्जिस्ट करती है ना वहां पे। टू नेशन थ्योरी जो सेंट्रल थीम था इंडिया से अलहदा होने का, दैट वाज कि हमने हिंदुओं के साथ नहीं रहना, जो सेंट्रल थीम है। तो अगर नहीं रहना तो पाकिस्तान में आ गए, जब पाकिस्तान में भी ना रहे तो किस चीज के लिए अलहदा हो गए? उसकी लॉजिक बहुत बड़ी है, जैसे मैंने बताया, रिसोर्सेज, आइडेंटिटी, लैंग्वेज, पावर शेयरिंग नहीं हो सकी, शॉर्ट विजन, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अगर बांग्लादेश आजाद हो गया तो क्या बांग्लादेश ने अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को बरकरार रखा या ना रखा? रखा। तो इट मींस कि जो टू नेशन थ्योरी है दैट इज वैलिड और वहां पे है। तो ये जो बात एमजे अकबर साहब कर रहे हैं कि हम मानते ही नहीं है आपको, आपकी वैल्यू ही कोई नहीं है, आप होते कौन है आपको? तो ये पाकिस्तानी क्या कहते हैं? पाकिस्तानी बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस को नहीं माना जाता, हमें माना ही नहीं जाता, इंडिया मानते ही नहीं। इंडिया इतना बड़ी रियासत है, वो कहती है इनकी क्या औकात है, ये कौन है, ये मुसलमान है, इनको उखाड़ देंगे, पछाड़ देंगे। जो कि मोदी साहब अगले दिन कह रहे थे कि 3 रियासतें बन गई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया। क्यों बनी? एक होनी चाहिए थी। मोदी साहब का कहना था कि पिशावर और कराची में भी आके मैं खिताब करता, और उधर ढाका और बंगाल, जिधर जिधर चिटागोंग में भी जाके मैं खिताब करता, मैं सारे 1 अरब और 60-70 करोड़ का वजीर आजम होता। दिस इज व्हाट इज सेइंग। लेकिन आप देख लें कि जो ये एमजे अकबर साहब का ये बात करना कि हम मानते ही नहीं है कि पाकिस्तान तो है ही वायलेंट नेशन, ये तो वायलेंट है, पाकिस्तान खत्म हो गया था 71 में, पाकिस्तान 71 में खत्म हो गया था। दिस इज व्हाट इज सेइंग। एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया जाता।
पाकिस्तान की वो जो जैसे एज ए स्टेट एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हमें कहा जाता तुम तो मर गए हो। ये चीज पाकिस्तान को, जो अगले दिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जब सारी बातें चल रही थी और वो सारा हुआ, तो आपने वो जनरल आसिम मुनीर का खिताब सुना होगा, जिसकी, अच्छा कई लोगों का कहना ये है, दैट इज इंपॉर्टेंट बाय द वे, सिग्निफिकेंट चीज है, वन मस्ट नॉट, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इस चीज को भी, ठीक है, कि जी जो बात उधर जनरल आसिम मुनीर ने की थी उस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब पाकिस्तान जो है वो मुसलमान और हिंदू, हम अलहदा हुए, हम नहीं रह सकते इनके साथ, तो उसके बाद कश्मीर का अटैक हुआ, तो ये बिकॉज ऑफ दैट ये अटैक हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। सो ये चीज जो है वो आप इसको अंडरस्टैंड कर कि ये इसको भी लिंक किया जाता है, इट इज ऑल्सो लिंक्ड, इसको भी लिंक किया जाता है और कहा जाता है कि जनाब ये चीज जो है वो इस तरह है। सो मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो वो कर रहे हैं। और एमजे अकबर साहब जो हैं वो आपको पता है बड़े मंजे लिखे पढ़े लिखे बंदे हैं, समझदार आदमी हैं, लेकिन ऑब्वियसली दे ही हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई हमें ये हम पाकिस्तान तो हमने मार दिया था, हमने पाकिस्तान मार दिया था, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है हमारे सामने, और पाकिस्तान की एलीट वायलेंस का करती है। पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान कहते हैं हमें जीने दें, पाकिस्तानी क्या कहते हैं, हमें जीने दें, आप बड़ा मुल्क हैं, आप बड़े माई बाप हैं, आप जनाब अरबोंपति खरबोंपति, आप दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है, हमें भी थोड़ा सांस लेने दें, हमें जीने दें इस खित्ते में। आप बड़े हैं, आप अरबों डॉलर का, आपका मुकाबला चाइना के साथ है ना, तो हमें तो जीने दें, छोटे छोटे मुल्कों को तो जीने दें। ये बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बात बताऊं, लेकिन ये एमजे अकबर साहब पाकिस्तान की इंसल्ट कर रहे हैं जब ये कहते हैं कि जनाब वहां पे तो ऐसे था और वो ऐसे था और हमने तो ये किया। और हिस्टोरिकल वो जो जिसे वो कहते हैं ना, ये क्रिटिसिज्म है कि जी जो वायलेंस है दैट इज रूटेड इन द स्टेट क्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज एलीट ड्रिवन पॉलिटिक्स, ठीक है जी, ये एक मदरसा है, लोग कहते हैं जी ये ओपन मदरसा है पाकिस्तान, नोबडी सेज दैट वे। दैट इज वाई मैं कहता हूं ये पाकिस्तान की इंसल्ट करते रहते हैं सारा टाइम, दे डिमोनाइज पाकिस्तान, और एक बड़ा तबका जो है वो पसंद करता है, वो कहते हैं जी एलीट है, और इंडिया की जो एलीट है, वो जो थिंकिंग एलीट है, जो स्कॉलर्स हैं, वो सारा टाइम कहते हैं दिस इज एलीट ड्रिवन मिलिट्री ड्रिवन पॉलिटिक्स, दिस इज समथिंग लाइक दैट, हमें क्या ये फौज है इनको नंगा नचाती है, ये करती है वो करती है, ठीक है ना। बहरहाल obviously the people won't like it here कि पाकिस्तान was born out of violence, पाकिस्तान it was a popular movement, लोगों ने अपना हक लिया एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए। हाँ जारी बात है चीज़ें होती हैं, लड़ाइयाँ झगड़े फिर होते हैं, उस वक्त हुए होंगे, बंदे दोनों तरफ से मरे, अच्छा था पीसफुल डिवीजन हो जाती, नहीं हुई, तो ये एक पॉइंट है जिसको मैं समझता हूँ। लेट्स सी हाउ इंडिया टेक्स दिस, बट इंडियंस बाहर जाके पाकिस्तान के खिलाफ ये जो बातें कर रहे हैं, द पीपल आर वॉचिंग देयर, दे आर ट्रांसलेटिंग दिस, वो हमें जो बताया वो बेसिकली एमजे अकबर साहब तो इंग्लैंड में जाके कह रहे हैं ना कि इंग्लैंड वालों सुन लो ये कौन लोग हैं, तो इंग्लैंड वालों को कौन सा नहीं पता। सो दैट इज वाई मैं कहता हूँ कि एक ही मुल्क है दुनिया में जो पाकिस्तान के बारे में ये स्टोरी करता है, और कोई मुल्क दुनिया में ऐसे नहीं कहता। लेट्स सी कब तक ये चलता है।